खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब, तार मलिक साहब, मैं उसे नाज़रीन, मोटी मोटी खबरें। एक तो महंगाई के ख़िलाफ़ अपोजिशन सड़कों पर आ रही और कह रही है हम आवाम को भी लेकर आएंगे। आवाम आएंगे नहीं आएंगे, ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। जहांगीर तरीन लंदन में है तो ये क्या मिशन है, क्या उनके इरादे हैं, क्या कर पाएंगे, इस पर बात करेंगे। शौकत तरीन साहब को सेनेटर बनवाने में नहीं बनवाया जा सका, क्या वजह है, और वह मशीर होंगे। और फिर इसके साथ IMF के साथ जो हमारे मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हो रहे हैं। मगर इसके साथ हम आज आपको एक ख़बर भी देंगे कि जहां हम एक एक काई को तरस रहे हैं, जहाँ कितने रिसोर्सेज हैं, मगर उस पर हम बात नहीं करते। मगर पहले हम अपोजिशन जो महंगाई के ख़िलाफ़ तहरीक चला तो और इस हवाले से फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, सुनाएं जी। ये सारे मामला हल हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकातें होती रहती हैं और ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। और अभी भी जो है वो मुलाकात जो है वो बिल्कुल आज भी उनकी मुलाकात हुई है और ये सारे मामला तय हो चुके हैं, उनमें कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। बट जब सारे मामला तय हो चुके हैं, कोई इशू की बात नहीं है, कोई महंगाई का भी मसला नहीं है, और अंदर आर्मी चीफ की मुलाकात PM साहब से भी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे मामलात हल हो चुके हैं, इसका मतलब है मामला थे। कादी साहब, बदकिस्मती है हमारे सियासतदान कोई भी हो, इक़्तिदार लेने के लिए वो दुनिया जहां की कलाबाजियां खाते हैं। मलिक साहब ने मुझे एक वाक़या सुनाया था। एक बच्चा था, वो पैदा हुआ, रोता रहा, क्रॉलिंग करता रहा, चलना शुरू हो गया, नर्सरी में चले गया, प्ले ग्रुप से बच्चे खेलते कूदते रहे, फर्स्ट में चले गया, 5वीं में चले गया, ट्यूशन पढ़ाते रहे। एक दिन उसने एक टीचर को कहा, सब एग्ज़ाम आ गया, उसने कहा पेपर दो। उसने कहा मेरे जो पढ़ाता है ना वही देगा। इस हुकूमत को अब जवान हो देना चाहिए। वो कब तक तुम्हें कोई सहारा दे, बैसाखियों पे चलना है। खुदा का खौफ करो यार। ये खबर आप अदम एतमाद आप पर हो, आर्मी चेयरमैन सेनेट पर, तो आप इधर उधर देखते हो। आपके बंदे MQM टूट जाए, आप इधर उधर देखते हो। काफ लीग नाराज हो जाए, आप इधर उधर देखते हो। परवेज खटक ग्रुप बना ले, आप इधर उधर देखते हो। जहांगीर तरीन ग्रुप बना ले, आप इधर उधर देखते हो। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो, आप इधर उधर देखते हो। DGI जिसकी कभी डिस्कशन ही नहीं कभी हुई, आपने उस इशू को भी इशू बना दिया। अब कह रहे हैं सारे मामला तय हो गए। भाई हाँ, क्योंकि अगलों ने कहा था 25 को ये इम्प्लीमेंट होना है, तुम करो ना करो। उसने उन्होंने अपने सारे तीर चला लिए थे। हुकूमत ने 4 लोगों को आखिरी 3 घंटे बैठा के मिलने भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा चलो भागो, काम करो। याद रखने कादी साहब, ये जो वार किया ना, अच्छा नहीं किया। जिस मुल्क की खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे फौज कमज़ोर हो, मलिक साहब दुश्मन हो जाती है। आज वज़ीर-ए-आज़म अगर ये आखिरी बात, फौज को रजाकार बनाने की, पुलिस बनाने की जिसने कोशिश की वो नाकाम हुआ। वो एक अदारा एक शख्स नहीं है। मलिक भट्टी साहब, समरी वगैरह तो आ गई, अब मेरे ख्याल में समरी आई नहीं। समरी ना आती तो बड़े उछले थे ये। मलिक साहब को पता नहीं, एक दिन मुझे ख्वाब आया मैं असम्बली तोड़ दूंगा। मैं सो रहा था, मैं क्या असम्बली टूट जाएगी, मेरे लाख दिकड़ी हड्डी टूट चली है, टूट जाए, और मैं तुम्हें निकाल दूंगा। मैं क्या, मुझे क्या निकाल देगा, मैं सोया हूँ, क्या नींद से उठाड़ेगा ना। अचानक एक जोर सी आवाज़ आई को ना, मेरा बाजू लग गया किसी चीज़ पे, आँख खुल गई, वो गिरी तो वो किरचा चीज़ें हो गई। तो असम्बली आज चले गई है, इंशाल्लाह ताला मंजूर हो जाएगी। टिड्डी जितनी मर्जी उछले, पहाड़ नहीं इशू खत्म हो गया जिस तरह उन्होंने कहा था PM साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने। काई साहब देख, ये नहीं होती कि इशू ख़त्म हो गया। इशू तो ख़त्म होगा, अच्छी बात है, मगर कुछ चीज़ें ना एक तासर होते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है कि उसका क्या काम है, उसका एक ही सिर्फ काम है, वो डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे देखें, अपना शौकत तरीन हो, बच्चे को पता है 6 महीने में उनकी टाइम ख़त्म होना है, ना वो MNA बने, ना MPA बने, ना सेनेटर बने, फ़ौरन आपने कहा जी उनको मशीर बना दें। आपको अगर पता है कि एक आपके पास, हम इस प्रोग्राम में बैठे हैं, 11 दिन हो गए हैं, आपने कितने हज़ार नामों में से एक नाम निकालना है, 3, 4, 5, 6 आपका होमवर्क होता है। मैं कोई ये वाकई की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल इससे एक परसेप्शन ज़रूर गई है, आप चाहे माने या ना माने। मैं इस बहस में नहीं पढ़ता कि इस्टेब्लिशमेंट और अपना सिविल की लड़ाई जारी, मैं इस बात पे कर रहा हूँ कि ये मुल्क के चलाने वालों की फैसला साजी की ये हालत है कि एक नाम के फैसले के लिए उनको 13 दिन चाहिए। तो मुझे बताएं 22 करोड़ का वाली वारस कौन है, ये मुझे बड़ा इतना लंबा टाइम ले लिया। लेकिन भट्टी साहब, इससे फिर कोई बहुत मायूसी भी फैल गई होगी कि फ़ौरन बयानिया बदल गया था। नहीं,
बयानिया तो ये हो गया था कि जनाब ये तो इदारे जो हैं बड़े मोहतरम हैं, अब फिर वो इदारे खराब हो जाएंगे। काजी साहब अदब एहतराम से, बयानिया कभी भी अपोजिशन का कोई था ही नहीं, उस वाहिद अपोजिशन है जिसकी पोजीशन कोई नहीं, सिर्फ NRO लेना और इक़्तिदार से चिमटना। मैं एक खबर देता चलूँ खौफनाक, अभी इमरान खान की हुकूमत वादिउल नदर में 23 तक हुकूमत चलनी है, पंजाब की अहम तरीन शख्सियत जिसके फ्रंटमैन, मैं जुमे को एक दफ्तर गया, उधर बड़ी बड़ी फाइलें लेके पहुंचे हुए, वो सारी इन्फॉर्मेशन अभी से देनी शुरू हो गई है। कादी साहब ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज, फ्रंटमैन जो अहम तरीन शख्सियत के मशहूर है वो, उनमें कुछ सरकारी अफसर भी हैं, कोई जिया बग्गा भी बना रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या बना रहा है, कोई 18 मेरा हला रोड भी कमर्शियल कर रहे हैं, जो पकड़ते हैं वो पुराने नहीं सॉरी गलत लाइन में चले गया, एयरपोर्ट के करीब कहीं नजर आया मुझे। मैं कहा यार ये बंदा तो फला अफसर है, उन्होंने कहा आपने कुछ नहीं देखा, मैं कहा वैसे ही ना कर दो। मैं आपकी खबर से बिल्कुल हमेशा ही विंडिकेट होती है और सही साबित होती है। नहीं मैं कोई खबर नहीं दे रहा, मेरा सवाल है साहब जेड़ा थम्मू सी ना, थम्मू 5-6 बट्टी साहब ये जरा अंदर की बातें तो सुनिए। 30 करोड़ वाला एक काम है, वो फाइलें लेके पहुंच गए हैं कि जनाब सानू माफ कर देना, रकमा तो इधर जा रही। भट्टी साहब देखें, ये तो बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, मगर सवाल मेरा फिर वही है, जितने थब्बुओं वाले थे कुछ भी नहीं हुआ, ये जो हैं इनको कुछ होगा नहीं। ये बात आपको मैं सेकंड करता हूँ, बदकिस्मती है, हम करप्शन के खात्मे के लिए दिल से, कानून से, ईमान से एफर्ट्स नहीं करते, लोगों को स्क्रू करने के लिए करप्शन पकड़ते हैं। ये मैं आपको तो सेकंड करता हूं, पहले चिट्टे चाणने जनाब, चोरियां फड़ियां गईयां, सब कुछ 100% नहीं होया, लेकिन विक्ट्री साइन बना रहे हैं। मैं क्या जुड़ा कहना सर वो टाइम हो गया, वो बकायदा बंदा में नजर आया, मैं वो अनबिलीवेबल है यार, अभी तो मौसम बदला ही नहीं पूरा। ये विक्ट्री साइन होता है, ये 2 नंबर का साइन होता है, ये क्या होता है? आपसे लड़ाई के बगैर बात करो, मैं समझता हूं इमरान की परफॉर्मेंस सारी अपनी एक जगह, PTI की हुकूमत के सारे काम एक जगह, इसकी एक परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी नवाज शरीफ है, उसकी करप्शन, पुअर परफॉर्मेंस, जितने भी उस पर गिले शिकवे थे ना, वो अब साफ हो गया, वो तो बन गया कोई पीर मुर्शद टाइप बन गया। ये मेरी राय है कि आपने अगर परफॉर्म नहीं किया तो अल्टीमेटली हम फिर वापस आ गए। हम तो सोच रहे थे कि एक फ्रॉड ही होगा, तो वो वापस आ रहे हैं। अच्छा नहीं, मैं मलक साहब यहाँ खबरें चल रही हैं कि उन पर लंदन से उनसे राब्ते हो रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े अमक दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नवाज शरीफ पे कल भी क्रास था, आज भी क्रास है। मैं कह रहा हूँ मुजरम है ना, हाँ अदालत में आते हैं, पहले भी था भट्टी साहब, खुदा का खौफ है। जब पहले 10 साल लंदन अपना जब सऊदी अरब रहा तो वहाँ तो हाईजैकिंग का केस था, छोटा सा केस था। बड़े होके ना बहुत बड़े स्कॉलर बनेंगे, पहले भी मैंने बड़ा नहीं होना वैसे बाय द वे। अच्छा चलो बुजुर्ग होंगे, जब पहले इफ्तिखार चौधरी ने दिया था, अभी फिलहाल तक 23 तक कोई इफ्तिखार चौधरी। इस मुल्क में सब कुछ हो सकता है। चलो फिर मैं तो अपनी राय पे कायम मलिक साहब की कदर करता हूं। मलिक साहब उन्होंने वापस लाने लिए सानू हुक्म करो, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ फौत हो जाइए। शहबाज शरीफ का एक मेरा जो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर काई साहब एक फिक्र मेरा ले देखें, बात सुने, ये हम टॉक शो अपनी जगह हमने तरह लेनी है ना, हम भेजने वालों में शामिल हैं ना वो आने वालों में शामिल है। ख्वाहिश तो कर सकते हैं, नहीं ख्वाहिश भी नहीं कर। पाकिस्तानी अवाम के इससे ताल्लुक क्या है? अब आप प्रोग्राम करें। पाकिस्तान का अवाम का ताल्लुक नहीं, मगर हमारा तो है ना, जो चाहते हैं वो आ जाएं। अगर सुने आपको एक और शॉर्ट सुनवाते हैं। इस कमर तो महंगाई के खिलाफ हम सब ने कमर बांध ली है, और महंगाई और बेरोजगारी से सताई हुई ये कौम, महंगाई की सुनामी इस धांधली ज़दा हुकूमत को खसो खाशाक की तरह बहा ले जाएगी। लो जी, बड़ा दुख हुआ है महंगाई का इनको भट्टी साहब। अच्छा काजी साहब, और लोग दर जोक आ जाएंगे। काजी साहब, मैंने तो जो पहले टॉपिक था उसके मुताबिक अपनी आपने दिया। 2017 में दूध की नहरें बह रही थी, लोगों को बिजली फ्री थी, गैस फ्री थी, कोई 1-2% के लिए तो बह रही थी ना। नहीं 1-2% आज भी उसी तरह 4 ठेकेदार कंपनियां थी, आज भी उसी तरह कर रहे हैं। मुझे ये बता दें, क्या आज जो महंगाई हुई है, मैं इस हुकूमत का अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए, वकील नहीं, लेकिन ये पिछले 40 सालों के लुटेरों की वजन है। हाँ 3 महीने और 3 साल वाली हुकूमत बराबर की शरीक है। ये साहब जो तकरीर कर रहे थे ना, एक तो शर्ट पहनी है, शर्ट के नीचे क्या होता है मलक साहब? बनियान। ये एक बनियान भी अपनी मर्जी की सिलवाते हैं 200
800 अमीर लोग हैं जी, सही बात है। अपनी मर्जी की। मलक साहब का इससे मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं तो सिर्फ एक बात मैं नहीं बताऊंगा, एक शख्सियत जो गरीबों का दर्द बांटती है, वो ब्रेड यूके की खाती है, ब्रेड यूके की, एक सरकारी अफसर है उसको भी खिलाता है। आजकल भी वो सरकारी अफसर मौजे कर रहा है। साहब मैं कहता हूँ ये सोने नहीं, मुझे बताए इनका गरीब से क्या ताल्लुक? गरीबों के जख्मों पे नमक ना फेरो, हमारा खून बार बार ना बेचो। मैं सिर्फ एक बात बताऊँ आपको, महंगाई का ये मुजाहरा करने निकले हैं। मैं आज 1.5 घंटे शहर की सड़कों पर था। ये 2 नंबर जो इन्होंने ये सिग्नल फ्री बनाया है, जो पूरी दुनिया में मतरूक हो गया है। इस शहर का बुरकस निकाल दिया इन लोगों ने। यहाँ की एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर रह गई है। दुनिया में हर जगह ये सिस्टम खत्म है। वहाँ कैमरे लगाए जाते हैं, सेंसर लगे होते हैं जो मेगा सिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। बस इन्होंने मैं सा आगे काई साहब दो ठेका, और आज उसका हाल ये है कि ये शहर इनका जवाब मैं आपसे बताता हूँ, ईमानदारी से बताएं। ये अपोजिशन जो भी है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, ठीक है? क्या महंगाई इनका इशू है? ईमानदारी से, महंगाई इनका इशू है? नहीं है। इस बिजली बढ़ने से, बिजली की कीमत, गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत, दाल, चीनी, चावल, गंदम, फलां, एक फर्क इनको -1% पड़ा। इनके खरबों रुपए है भाई। महंगाई तुम्हें वारे में आती है, तुम्हारा प्रॉफिट और मार्जिन 10 गुना बढ़ जाता है। देखिए भट्टी साहब, काजी साहब, ये 90% लोगों का कोई भी महंगाई का नाम ले, चाहे हुकूमत हो, खुद कारोबार कर रहे होते हैं उसका, ये महंगाई से मालूम कमाते हैं। गरीब की महंगाई की बेबसी को अपनी तकरीरों में बेचते हैं, हमारा और आपका नाम लेके। अच्छा, 1 मिनट ज़रा मुझे दें। देखिए बात आपकी जो है, मैं उस पर कोई बहस नहीं, 200% इनका कोई ताल्लुक नहीं, मगर हम कंपैरिजन तो कर सकते हैं। बात है रिलेटिवली। 2017 की आपने बात की, 2017 से आज तक 60% सिर्फ बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है। उस ज़माने में 50 रुपये की चीनी थी, अब 120 रुपये की है। आप एक चीज़ निकाल लें। और सबसे बड़ी बात, मेरी कोई लड़ाई नहीं किसी के साथ, इमरान खान के साथ। मैंने इस शहर में इतना गंद मेरे लिए बड़ी देर से नहीं देखा था, जो 3 साल से मैं देख रहा हूँ। कूड़ा क्रिकेट के आपके नंबर पर इस वक्त पूरे खित्ते में, सुन लें मेरा लास्ट फिक्र ले लें, इस खित्ते में सबसे ज़्यादा लाहौर में जो डेंगू का हमला होगा, आपके सारे हॉस्पिटल वो भर गए हैं उनकी। मुझे मेरा आपसे सवाल है, आपने खुद उन मीटिंग्स में बैठे हैं जहाँ पे डेंगू का शहबाज शरीफ ने काम किया था, कोई कंपैरिजन करें ना। अच्छा भट्टी साहब, आप मेरा सवाल ले लें। इसका मौजूदी एक अहम तरीन शख्सियत है, हेल्थ के रिलेटेड लोग गए 3 महीने पहले, उन्होंने कहा सर डेंगू आ रहा है, बड़ी तबाही है, लार्वा उसको को गालबर खत्म यही है, मच्छर का। आपकी मौजूदा पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। आजकल मुझे कल 5 फोन आए कि डेंगू के पेशेंट को दाखिल करा दे। और यार ये तो हमारा खून बेच रहे हैं। नवाज शरीफ तो शायद सिरिंज से निकाल रहे थे, ये तो कुल्हाड़े मार के कर रहे हैं। फर्क हुआ ना, ये तो ना करें। वो स्प्रे का क्या आया था शहबाज शरीफ के दौर में, स्प्रे पानी जो स्प्रे करते रहे थे, कादी और केड़ा नेक जे थे, कादी साहब उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा की ये क्या स्कैंडल था? वो उसका आपने कवर किया था। उसने, क्योंकि शहबाज आफ्ताब सुल्तान थे बड़े ईमानदार, उनको लगा दिया, उन्होंने 2 करप्ट अब्दुल्ला बताया, शहबाज शरीफ ने TRO चेंज कर दिया। लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की और सीरतुल नबी की बातें कोई और करता है, उससे पूछो कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा किसी खाक में वक़्त, किसी फौजी ताकत या किसी पुलिस की वजह से इक़्तिदार में नहीं थे, अपने किरदार की वजह से। एक औरत और 3 बच्चे भूखे मर रहे थे, आपने सामान लादा और उसके घर ले गए। मिसालें देनी छोड़ो, सिर्फ -1% अमल करना सीखो। चले मुझे जाते जाते एक बात बता दें, मैंने आगे बढ़ना है। जो जाती काम था आपका LDA से, वो उससे रिश्वत से किस CM ने बचाया था आपको? अच्छा बात सुनिए, अल्लाह की कसम आजकल फिर फंसा हूं। 16 लोग हैं, एक कैंसर ज़्यादा बंदे से 5 लाख ले रही है आज, और 5 लाख और मांग रहे हैं। मलक कादी साहब, बात यह है कि हम कह रहे हैं पुराने करप्ट थे ये भी है, लेकिन ये उनसे आगे जा रहे हैं। और एक बड़ा 5 फुट 5.5 फुट कद है उसके, तो मैं किससे सुन के हैरान हो गया हूँ कि यार वो कर क्या रहा है। और इमरान खान साहब, मुझे यकीन है इमरान खान साहब उससे इल्म नहीं होगा। ये खबर एक फिक्र मैं कल की बात करूँ, मैं जहाँ पे इस शहर में जहाँ बैठता हूँ, डेंगू की बात हो रही है,
मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ना ट्रैवल किया था, आई वाज आउट ऑफ सिटी। मैं बिल्कुल कोई मजाक नहीं कर रहा, कोई गुस्सा नहीं निकाल रहा, मैंने हर बंदे के मुंह पे एक लफ्ज़ सुना है, पेट्रोल 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 या डेंगी। ये है ये समाज बना दिया। मैं माफी चाहता हूं, दूसरा आपने ये सुना है, मैंने पेट्रोल, बिजली, बेरोजगारी, करप्शन, महंगाई, लूटमार, मैं तो हमारा इस सिलसिले में कोई अदम इत्तेफाक नहीं है। हमारा अदम इत्तेफाक एक चीज पे है कि एक आदमी की डकैती से पिछली डकैती जस्टिफाई नहीं होती, और ये दुआ नहीं मांगते कि पुराने डकैत ले आओ जरा चंगे सन। सही कह रहे हैं, हमारी आपसे किसी बात पे लड़ाई। आगे बढ़ते हैं, मौलाना फजलुर रहमान वापस आएंगे, अपने मदरसों के बच्चे लाएंगे, उनके पीछे जब में गफीर आएगा, क्या होगा भट्टी साहब? देखें, जब भी कोई मूवमेंट चलती है, पिछली एक गालबन उन्होंने धरना भी दिया, मौलाना फजलुर रहमान साहब को महंगाई से असर नहीं होता। पीपल्स पार्टी और नून लीग कोई मूवमेंट चला देना, मौलाना साहब अमीर हो जाते हैं। अब मुझकी वजूहात ना पूछिएगा, आप मुझे मरवाने पे तुले हैं। नहीं, मैं लोगों के रिज़्क़ में, अगर मौलाना साहब पीडीएम ने मूवमेंट का ऐलान कर दिया तो वो गरीब आदमी तो रुला गया। गरीब आदमी तो कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा आगे कुछ नहीं है। अल्लाह ने शरफुल मखलूक बनाया है। मौलाना साहब अमीर हो जाएंगे, मौलाना महंगाई की कसर निकाल लेंगे। मैं आपको खबर दे दूं, मौलाना इस बार पता नहीं दूसरों से पैसे लेते हैं कि नहीं, वो तो हम उस पर बहस नहीं करते। मैंने पैसों का जिक्र ही नहीं किया, मैं तो अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं, धन्ने की आजकल लफ्ज भी कहता है ये दो ये ना दो, इस टीवी को ज्यादा। अच्छा, मैं आपको खबर दे रहा हूं, दूसरा टीवी ना दे, ये साफी ये बोले, ये साफी ये बोले, ये तो आजादी है। मौलाना ने पूरी तैयारी की है नवंबर की को धरना देना, और उनकी पूरी कोशिश अभी तक इसलिए वो खामोश है कि किसी तरह नून उनके साथ चली जाए, और उनका अपने आप से ये वादा है, कमिटमेंट है कि अगर नून ना भी गई, मैंने जाना हो क्या रहा है, हो ये रहा है इस वक्त डेंगी है। इन दिनों में वो 15 दिनों उन्होंने इंतज़ार करना है कि 10 से नीचे टेम्परेचर आए, और उन्होंने दिसंबर में भी नहीं जाना क्योंकि दिसंबर में सर्दी हो जाएगी। ये मैं आज आपको बता दूं, मौलाना आ रहा है और नवंबर में आ रहा है, और इस्लामाबाद मैं समझता हूँ यार, हमें पीएम हाउस वालों को कह देना चाहिए जगह खाली कर दें, वहाँ पे साफ करा कर रखें। पीएम हाउस ने जगह खाली करने की धमकी भी दी पर नहीं चली। इत्थे ना ये निज़ाम चलता रहना है। जनेजो आया, मोइन कुरैशी आया, जफरुल्लाह जमाली आया, मोहतरमा बेनज़ीर साहब आई, नवाज शरीफ आई, इमरान खान आया। इसके बाद मैं समझता हूँ ये इस खबर से जो है वो चियांग काई शेख इतना नहीं लर्जा होगा जब मौजूद तुंग आ रहा था, जितना अब हुकूमत मौलाना से लर्ज। अच्छा, डू यू थिंक मौलाना फजलुर रहमान को अवाम का दर्द, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें सड़क पे ला रही हैं? मैं ज्यादा बात नहीं करता, इधर से इशारा हुआ कि शायद उन इलाकों से ठंडी हवाएं हमारी तरफ आएंगी, तो बयानियां बदल गया। औकात ये थी, इशारा कहां से होता है? औकात ये थी, पता चला कि जनाब शायद बादल आ रहे हैं तो बारिश हो जाए, कुछ थानवी मिल जाएगा, तो पता चला जनाब इदारे बड़े इदारों के एहतराम में आ गए हैं बाहर। दसो ये इशारे वो एस्टैब्लिशमेंट के जिसमें 7 घंटे बैठ के तरले करते हैं, बेगिंग बाउल लेके, उधर से लगा को खैर पहन लगा सारी सियासत। कादी साहब आपोजिशन तो पैर फद रही सी, जिहड़े बड़े असूल बन रहे सन ना, मदर शाह, अमिताभ बच्चन, जतिंदर, नदीम, उन्होंने भी पैर फद ले 24 घंटे दे विच ही। बस ठंडा हो गया काम सारा। बस एक मैसेज गया है कि ये इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा भट्टी साहब, ये लंदन में वैसे अपना जो किया आज हो गई। ये पैर फदले मैं ना किया है। भट्टी साहब, यही मैसेज अल्लाह करता है, ये 11 दिन पहले इनको दे देते हैं। पहले दे दिया था इनको, शौक था ना बढ़ के लगाने का। आगे बढ़ना है। ये बताएं कि जहांगीर तरीन साहब एक मेन प्लेयर है, जाहिर है उनके पास बहुत से असम्बली में लोग भी हैं उनके साथ, तो लंदन में है, तो खैर खैरियत है ना? देखिए, मैंने उस खबर को टच नहीं किया, लेकिन बहुत सारी खबरें आएंगी, लेकिन जनवरी में अगर वो कादी, मुझे मौलाना साहब की भी खबर इनसे पता चली है। मौलाना साहब का दर्द अगर उन्हें नवंबर में ले गया तो मुझे समझ नहीं आती, नवाज शरीफ जाएंगे, उसको लीड करेंगे, शहबाज शरीफ करेंगे या मरीम करेगी, मुझे तो खबरें दे दी हैं। बाकी कादी साहब कोई लंदन जाए या कोई पेशावर जाए, हुकूमत ने को 5 साल का टाइम है। जो उसने गलती की थी, इमरान खान साहब को कुछ लोगों ने गुमराह किया था, उनको 3 घंटे बाहर बिठाया गया। उन्होंने कहा इधर आके कुछ कहते हो, उधर जाके कुछ बोलते हो। डू यू थिंक कि हमें नहीं पता आप क्या बोलते हो उधर जाके? लेकिन बड़ी से मैं आज आपको एक खबर दूं, आप चाहते हैं कि अपोजिशन, हुकूमत और सारे एक पेज पर आ जाएं? नहीं, मैं कहता हूँ मेरी अर्ज़ तो सुने। खाकान अब्बासी ने कहा था खुदा दा खौफ करो किधरे मूवमेंट चली ना पे,
ठीक कहा था उन्होंने। सब नु लेके जाएगी। मगर अब सवाल ये है ना, देखें छोड़ दोस्त ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे अगर मूवमेंट भट्टी साहब आपको खबर, इन्होंने क्या मूवमेंट बना काजी साहब एग्रीड। काजी साहब आप मिस कर रहे हैं भट्टी साहब को, थोड़ा सा मैं छेड़ना चाह रहा हूँ। भट्टी साहब मेरा सवाल ये है कि तरीन साहब चले गए लंदन चले गए, दो तीन चीज़ें आपको भी पता है मुझे भी पता है, पंजाब में एक बेचैनी है MPs काफ लीग आपको पता है, वो एक दिन दोस्त होती है एक दिन दुश्मन होती है, और जो पंजाब का आपने सऊद महाज बनाया था उसमें जहांगीर तरीन की बड़ी से है, ये भी आपको पता है। तो ये अगर सारी चीज़ें रखें और ये जो खबरें चल रही हैं आजकल इस तरह का तासर आ रहा है कि जी ये जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने कहा जी भाई ना हम ना कहें की दोस्ती ना कहें की दुश्मनी, जो मुल्क का निज़ाम है चले, तो उसमें लंदन किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए मुझे जनूबी पंजाब का तो नहीं पता, लंदन का मैं आज कल के प्रोग्राम बता सकूँगा। जनूबी पंजाब छोड़ो, लाहौर च कम पै गया। लो दोस्तों वो की हो गया, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, खबर 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 जनूबी पंजाब से जो आग उठनी थी वो लाहौर से आ गई है, लाहौर में भी उठनी शुरू हो गई है। 5 लोगों ने एक अलग 1-to-1 मीटिंग की है कि इस तरह तो अब ज़्यादा नहीं चलेगा, बहुत हो गई। वो हुक्मरान जमात के हैं, अपोजिशन के भी नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि ये जो तरीन साहब का लंदन का दौरा है मैंने नहीं पता, मैं इनकर अपनी खबर पे कायम रहना हुआ, अपनी खबर पे कायम रहता। चलो मैं आपसे अभी एक सवाल कर लेता हूँ अपनी समझ के लिए, अगर आप समझते हैं इन हालात में 5 लोग जिनमें मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो सलूक हो रहा है माजी में भी नहीं हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कहा कि एक अहम तरीन इस्लामाबाद की शख्सियत जो उसको वरगला रही है वो बात ना आई, तो आपको बहुत सी खबरें मिलेंगी रोजाना। अच्छा पंजाब से खास तौर पे पहले तो जराए से चलती है ना, फिर लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया टॉक करेंगे। तो पंजाब में कोई भूचाल देख रहे हैं आप? लाहौर से शुरू हो गया है। मैं वही पूछ रहा हूँ, पंजाब हुकूमत को आप देख रहे हैं कोई जल्जिला आया हुआ है वहाँ? अच्छा पंजाब हुकूमत ना कल अपने पैरों पे खड़ी थी ना आज खड़ी है, ये तो मैटर ही नहीं करती। इसको घर में भेजना इतना ही काम है जितना ये टेलीफोन रखना। एक असल बात एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आएंगे और उसमें करेंगे कि क्या और मामलात हैं। शौकत तरीन साहब का भी हवाला है, IMF का भी हवाला है, और ये जो अमरीकी एक दूसरे तीसरे दर्जे के जो यहाँ पे मुलाजमीन हैं अमेरिका के, वो किस से मिल रहे हैं और क्या इसकी कोई मतलब है या इसमें से मतलब निकाले जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, ये बड़ा एक ज़माने में था बस अमरीकी घर दे बारों लंघ जाते थे, हम धमाले डालते थे, अब तो हमारे घरों में आ रहे हैं वो यहाँ भी आए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मिले, तो ये रूटीन की मुलाकातें हैं। ये डिप्टी नाज़िम उल अमूर मिले हैं, पहले वो मोहतरमा मरीम नवाज साहबा को भी मिले, हम गालबन शहबाज शरीफ साहब को भी मिले, लेकिन अब इनको कुछ नहीं मिलना। अमेरिका आज से 40 साल पहले वाला अमेरिका नहीं रहा। और दूसरी बात, आर्मी चीफ ने क्रिस्टल क्लियर कहा है कि वो मादी वाली बातें गई, हमने अफगानिस्तान में ये किया, आपने हमारे साथ क्या किया। आपकी इस हुकूमत में सकत नहीं है। ये जो इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल है, भारत जो पंजे निकाल रहा है, अमेरिका के बेशुमार मैसेज आए हैं। आपको पता है, आपको पॉलिटिकल हुकूमत से नहीं बात करते ज़्यादा। उनका पेंटागन का आया था, किससे मिला था, उनके सफ़ीर की पिछले दिनों मुलाकातें कितनी आई, वज़ीर ख़ारजा आया, किससे मुलाकात आई। अब फौज ने एक ही फैसला कर लिया है, कोई प्रेशर नहीं लिया जाएगा पाकिस्तान की इज्जत और वकार के सामने किसी का भी। मुलाकातें होंगी, आएंगे, ऑफरें करेंगे, क्योंकि देखें ना, हमें वर्ल्ड बैंक IMF भी पैसे नहीं दे रहा, वादे करने के बावजूद हमने 11 रुपये तेल भी सस्ता कर दिया। लोग लेकिन बड़ी साहब एक बात तो है ना कि अमेरिका को हर जगह करप्ट एलीट बड़ा सूट करती है। जो देखिए, अमेरिका ने अपना मफाद देखना है, लेकिन हमने भी तो अपना मफाद देखना ना, पाकिस्तान ने भी। मतलब है हमसे मुराद पाकिस्तान आना, हमारे हाकम जो फैसला करेंगे उसके असरात तो पूरी कौम पे आएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका जो डिमांड कर रहा है इस वक्त इस एस्टेब्लिशमेंट के होते हुए उसकी कोई डिमांड पूरी हो सके, ये मेरी इंफॉर्मेशन है। भट्टी साहब, मलिक साहब, योर टेक ऑन। मेरी टेक तो बिल्कुल सिंपल है, मैं कोई सब्जेक्टिवली बात नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ जब आपने खुद अपनी चेंज, अपनी जंजीरें खुद डाली हों, IMF में आपका वज़ीर ख़जाना बैठा हुआ है और रोज़ हर घंटे पर प्रेस रिलीज आपको टिकर भेज रहा है कि नहीं हम नाकाम नहीं हुए, हम नाकाम नहीं हुए, तो यार अब
मतलब ये खाली नारेबाजी करना, बढ़के मारना, ये दिस जस्ट नॉट मेक एनी सेंस। मुझे तब बात अच्छी लगी कि बढ़के नहीं। अभी मुझे एक खबर यहाँ पे चले कि अपना तरीन साहब को ये मैसेज किया कि फ़ौरन अगला जहाज लो, टांगा कराओ, रक्षा कराओ, पाकिस्तान वापस आओ। हाँ, हम IMF से कुछ नहीं ले रहे। ये है इनकलाब, ये है अपना आपकी जो ऑनर है। अब आप सऊदी अरब जा रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब क्या करने जा रहे हैं? अल्लाह करे वो हज करे, मेरे मुंह से निकलने लगा था 200 बार करे, मुझे कोई तकलीफ सुन लेना। वहाँ पे क्या करने जा रहे हैं? 26-27 बिलियन डॉलर तो आपने सिर्फ तेल पे लगाना है। मैं ये अभी नहीं स्टोरी लेनी है, तो आपने क्या बढ़ के लगाए ले आ रहे हैं? ये बताएं, करें IMF को छोड़े, आ जाए वापस आ जाए, मैं मान लूंगा आपकी बात। बताएं, ये तमाम सारे जो काम है ये करने के लिए यहाँ कौन होना चाहिए? जो हमारे हुक्मरान है। बस किसको करना चाहिए? सारे हैं जो। और अगर ये नहीं करते तो मनस्सा शऊद पे और कौन नजर आ रहा है? मलिक साहब नहीं, इनकी जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है। मैं अर्ज करूं, मलिक साहब ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है सीरियसली। अगर ये 2-3 बंदे इमरान खान के पास होते तो चले जाते। जहांगीर तरीन जाए तो एक ये भी अवाम मुतालबा कर दे मौलाना साहब कि पीपल्स पार्टी और नून लिख के जितने खरबों पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा, वो सिर्फ अपना बैरून मुल्क से पाकिस्तान पैसे ले आए और यहाँ कारोबार करे। आपको कर्जा लेने की IMF से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी तो मुतालबा कर देना, इस पर आप चुप कर जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी बिल्कुल सही कहा भट्टी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। PTI के लोग भी हैं भट्टी साहब। यार सियासत यहाँ करते हो, हाकिम यहाँ हो, गुलाम हमें यहाँ रखा है, तो माल यहाँ लाओ। ये एक छोटी सी खबर ले लें, 300% आपने सही किया। आपका जो शौकत तरीन वज़ीर ख़जाना, उसकी 4 निकली ऑफशोर कंपनी, 4। इसका सिंपल मतलब है वो अपनी नई दुकान लगाता जी कि मैंने तो स्टेट बैंक से ये किया वो किया। इसका मतलब है आप अपना पैसा पाकिस्तान में महफूज नहीं समझते। और एक खबर में इसे ले लें, शौकत तरीन जहाँ पाकिस्तान सारा रो रहा है महंगाई, उनके अपने बैंकों के शेयर बेहतर हुए हैं, वो ऊपर गए हैं। ये आपके लिए खबर है। सारे बैंक तो सारे। मैं फिर ये बता रहा हूँ, फिर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जो आपके हाकिम हैं, जिनको आपका दर्द है, जो TV पे रो पड़ते हैं, वो सियासी जमातें जो हुक्मरान हैं, जिन्हें आप वोट देते हैं, आप हाकिम वक्त कोई भी हो, आप उनको क्यों नहीं कहते? कोई सियासी जमात हिम्मत करे ना, PTI समेत, नून, पीपल्स पार्टी मौलाना, कि हमारे लीडर का और बच्चों का कारोबार और मतलब सब सारा बिजनेस, खूबसूरत बात है, और प्रॉपर्टी पाकिस्तान में होगी, जिसकी बाहिर है हम उसके साथ नहीं होंगे। इतनी कोई जरूरत नहीं, बड़ी खूबसूरत बात है। इससे बहस नहीं, मैं इसमें तमाम बातों कह रहा हूँ, क्रॉस नहीं, और सॉरी अहम अफसरान जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो मौजूदा हैं, वो भी लाएं। बल्कि बड़ी से मैं 2.5 लाख तनख्वाह है, 5 लाख बच्चे की फीस दे रहे हैं। मैं पाकिस्तानी इकॉनमी का स्टूडेंट हूँ, बतौर स्टूडेंट ये बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान से बाहर पैसा लेके जाना जुर्म है, डाका है। मैं आपको बता रहा हूँ ये जुल्म है इन गरीब लोगों के साथ। अच्छा, फिर 2 बड़ी जमातों के 90% पैसे मुल्क से बाहर है, तो डाकू है, सीधी बात है। यार 2 खबरें हमने ख़त्म करनी है, उसके बाद हमारे साथ एक बड़ी अहम इकनॉमिक्स के हवाले से अहम शख्सियत होंगे। बड़ी साहब, कोई खबर है 20 के बाद बलूचिस्तान में क्या होने जा रहा है? देखिए, बलूचिस्तान के तो हालात ख़राब हैं, 100% ख़राब हैं। अदम एतमाद के नंबर गेम पूरे हो गए हैं। लेकिन आज जो फवाद चौधरी साहब ने फरमाया कि तमाम मामला सेट हो गया, क्योंकि बाप था ना, तो बाप के ही आधे लोग से वापस जाके भी, वो इस्लामाबाद से वापस जाके भी अभी नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। कुछ भी हो सकता है, लेकिन उधर सुना है कि बोरियों के मुंह खुले हैं, चल रहा है। वो मुझे नहीं पता बोरियां किस लिए हैं, लेकिन अभी तक उसकी कश्ती भंवर में फंसी हुई है। एक धमाका भी बड़ी साहब हुआ जिसमें अल्लाह ताला वो तो हमारे जवानों को निशाना बनाया गया। अच्छा मलिक साहब, मैं अब अगली स्टोरी की तरफ आता हूँ, आपकी तरफ आता हूँ कि आज जो चीज़ छपी है कि हमें क्या करना चाहिए था, हमारे पास क्या कुछ है। और ये अब इससे पहले चाइनीज़ की भी बात कर लें, मुझे बता दीजिएगा, उन्होंने 33 मिलियन की 6.5 6.5 अरब रुपया मांगा जी, मुआवजा दें जो आपने दासुर डैम में। और मैं आपको ये खबर हम सब दे चुके हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इतना ज़्यादा एहतजाज किया चाइनीज़ ने पाकिस्तान के साथ। यार तुमने हमारी कैसा बिजनेस रिकॉर्डर की खबर है जिसे मलिक साहब कोड कर रहे हैं, ये हमारी राय नहीं है। 6.5 अरब रुपया मांग लिया उन्होंने की कंपनी है। भट्टी साहब, जो उनका जो लोग जख्मी हुए हैं, उन्होंने कहा 6.5 अरब रुपए इनका दें। अच्छा मलिक साहब, इनके 5-10 अल्लाह ताला वो भी ना होते। अमेरिका की जंग में हमने 80,000 के करीब शहादतें दी हैं, फिर हम अमेरिका से कितना पैसा मांगे? अमेरिका की जंग ही लड़ी ना हमने 20 साल, 80,000 शहादतें। 80,000 तो हुए हमारे जो शहरी शहीद हुए, शहरी फौज, जवान, पुलिस वाले, अफसर, सिपाही,
तो और भट्टी साहब को 150 से 200 बिलियन डॉलर का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान हुआ। तो फिर चाइना ने अगर बकौल इस खबर के बिजनेस रिकॉर्डर नहीं, ये कंफर्म खबर है। नहीं, मैं मान ली ना, तो क्या हमारी हुकूमत को ये नहीं चाहिए अमेरिका को भी बिल भेजे, भाई तुम्हारी जंग में हमारा इतना लॉस हुआ। भट्टी साहब ये खाली कोई 6-7 अरब की कहानी नहीं है। हमें तो बचपन से पहले, पैदाइश से पहले ये बताया गया था ना, हिमालय से ऊपर दोस्ती है, प्यार है, भाईचारा है। तो भाईचारों में तो इस तरह नहीं फिर होता। आपके मसाले हिमालय से बड़ी दोस्ती तो होती है, लेकिन बहरुल से ज़्यादा अरब की लड़ाई डाल रहे हैं आप। बहरुल से डीप पॉकेट्स होती हैं मुल्कों की। अच्छा, आप ये ज़रा इस पर बात करते हैं भट्टी साहब और मलिक साहब, ये इसमें हम 26 बिलियन डॉलर की हम इम्पोर्ट करते हैं और इसने हमारा जीना अजीम कर रखा है। ज़रा हमें बताएं तो सही कि इस मुल्क में कितनी शेल गैस है, कितनी गैस है, कितना पेट्रोल है जो हम निकाल सकते हैं और कितना निकाल रहे हैं। और ये मैं आपको बताऊंगा कि ऑयल कंपनीज हमारे साथ क्या आप कर रहे हैं। देखिए इतनी लंबी हमारे प्रोग्राम में वो हमारा कल्चर नहीं ना, हम 15-15 मिनट से बात करें। देखिए अमेरिका को चले, हमको डिस्कस नहीं कर रहे एज ए पोलिटिकल। अमेरिका की जो उनकी एनर्जी की जो अपना उनकी एक एजेंसी है, उसका नाम है EIA। उनका कहना है कि पाकिस्तान के पास इतना पेट्रोल है कि 45 साल 45 ईयर्स आप अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट रख सकते हैं। ये पेट्रोल है। और शेल गैस कितनी है? 150 खरब क्यूबिक, 105 खरब क्यूबिक आपके पास गैस है। शेल गैस है। मैं जो इन शॉर्ट बताना चाह रहा हूं, ये हमारे लिए 58 सालों के लिए। मैं सिंपली आपको ये बता, पाकिस्तान की ट्रेजिडी क्या है। पाकिस्तान की ट्रेजिडी इस वक्त ये है कि 40 अरब डॉलर का हमारा खसारा है कि हम जो चीज़ें बाहर से खरीदते हैं वो ज़्यादा ले आते हैं, खुद कम बेचते हैं। जब 40 अरब हमारे गर्दन पे आता है ना, उस वजह से डॉलर 175 गायक हुआ है। सिंपल सी बात है, वो इशफाक साहब ने भी बताया था, डॉलर आपके पास है नहीं। तो आप देखें कितनी बड़ी ट्रेजिडी है कि दुनिया को पता है। भटकारी साहब ये फिक्र सुने, दुनिया को पता है कि इनके 45 साल के लिए पेट्रोल इनके पाँव के नीचे हम निकालते हैं। मेरी रहनुमाई करे, चलो एक आधा हुकूमतरान ठीक हो गया या खदशात है, हम किसी को गलत भी नहीं कहते, तो हमारे इतने हक में वक्त है, वो क्यों नहीं इस पे काम करते? मुझे मैं ज़रा सादी सी अच्छा, वो फिर आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं अगर 70 साल में आज काजी साहब से बैठे बात कर रहा हूं, काजी साहब ज़रूर बोलेंगे। काजी साहब और हम दोनों इस बात पे कन्विंस थे। मैं भी थोड़ा सा कॉमर्स रिपोर्टर हूँ। उस समय हमारे यहाँ जितनी भी पॉलिसी बनी है ना, वो रूलिंग ने अपने लिए बनाई है, हमारे लिए उन्होंने पैसे कभी कहाँ से लगाए। इसको जब आप एक्सप्लोर करेंगे, डिक्टेटर भी आए, पॉलिटिकल हुकूमतें भी आई, क्या किसी को ये मैं कुछ आपको फिक्र जोर देता हूँ। हमारे पास 9 बिलियन बैरल पेट्रोल है यहाँ पे इसके मुताबिक, और हम जो निकालते हैं वो 90,000 बिलियन बैरल है जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद हमारे यहाँ जो फ्रेट की सिर्फ चोरी है, इनलैंड फ्रेट के नाम पे 80 बिलियन डॉलर जो है ये ऑयल कंपनियाँ खा जाती हैं, जबकि जो डॉक्टर जो हैं फ़ारूक सलीम, उनका कहना है ये 40 बिलियन रुपीज़ होना चाहिए, 80 बिलियन वो खा जाते हैं। हमारी जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो अगर पाकिस्तान से बाहर हम ऑयल रिफाइन करवाएं तो वो आधे पैसों पे होता है, यहाँ डबल पैसों पे ये होता है। ये हमारे साथ वारदात है। और मलिक साहब मैं आपको बताऊं, ये 3 साल भी हैंड इन ग्लव थे। ये लोग यहाँ पे ये 2 नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर 350 अरब रुपए के ठेके खाते रहे, इनको नहीं पता था। ये रिपोर्टें 70 साल 73 साल या जितने साल हैं ये भी मुजरिम है, मगर 73 साल वाले भी मुझे ये जो भट्टी साहब ने जो सवाल किया था सोए हुए थे, रिपोर्टें नहीं हाकिम आए हैं, किसी को भी नहीं पता यार। ये सिवाय सोसाइटियां बनाने के, अपने फ्लैट खरीदने के, और साडा काम तो किसी ने किया। हुण कहते आज हमें सबक देते हैं करप्शन नायाली से अच्छी होती है। कम ऑन यार, ये काम इसके साथ वो पुरानी हमारा जो इशू है, 3,000 अरब रुपया आपकी IPPs का कर्जा बनता है। काजी साहब मुझे बताएं, किसी सोसाइटी में अगर 3,000 अरब एक ग्रुप के पास चला जाए, वहाँ पॉलिटिकल आज़ादी हो सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप पॉलिटिकली लिबरेट हो नहीं सकते। देखिए बड़ी जितनी मर्जी दानश्वरी करें। 26 बिलियन डॉलर साल के हम एनर्जी पे खर्च कर रहे हैं। मैं आपको इसका ब्रेकअप भी दे सकता हूँ, लेकिन टाइम नहीं है। मगर ये सिर्फ ये नहीं कि ये 26 बिलियन हमें खर्च करने की जरूरत नहीं, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सॉरी काई साहब की बात कर रहा हूँ। हमारे वजीर आजमों के जो 2 लाख वो दौरे किए ना हमने 47 से, वो सारे तेल के लिए हम करते हैं, इसीलिए अपने इमरान खान साहब सऊदी अरब जा रहे हैं। मेरी एक मुश्किल आसान कर दे, जो आम लोग सुनने वाले हैं ना, वो बेचारे आपकी तरह साहिब इल्म नहीं है। बकौल आपके खरबों डॉलर की गैस, ये अमेरिकन एजेंसीज बता रही है, रिलायबल डाटा। सवाल करें आप। और 70 साल हो गया इस मुल्क का, मतलब कि अल्लाह ताला ने इस खित्ते को लातदाद नेमतों से नवाजा है। बेशक 70 साल से लातदाद हुक्मरान गए, हम किसी एक को जिम्मेदार नहीं देते। क्या किसी एक को भी ये एहसास नहीं है कि ये काम करने से पाकिस्तान की किस्मत होगी, या सारे गाफल है या मुजरम है? क्या वजह क्या? मुझे आम लोगों को मैं आपको एक सादा लफ्ज़ में
यहाँ की ब्यूरोक्रेसी और हुक्मरानों ने यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बनने दी, क्योंकि जो कार इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं उनसे पैसे लेके खाते थे। यहाँ पे बिजली 60,000 मेगावाट हम बना सकते हैं, मगर यहाँ पे डैम बनेगा तो ये वाहिद मुल्क है जो डैम से डूब जाता है। अगर मैं मलक काजी साहब आपको यार मान लेते रहे आप, मुझे फिर जवाब नहीं दे रहे। जितना ये कह रहे हैं हमारे तो सारे कर्जे उतर जाए, हम 3 मुल्कों 10 मुल्क पास आजाद हो जाए। मलक साहब आप लाहौर के रहने वाले, मैंने लाहौर में अभी उन्होंने जो बड़ी खूबसूरत बात की, जो आम शहरियों की ना, हमें उनकी बात है, छोड़ दे ये शराफिया जो 1% माफिया है। लाहौर में डबल डेकर ब्रेक है, रंगमहल तक मैंने जाती देखी, आपने मैं रहने वाला हूँ। अब काजी साहब ये गरीबों के लिए बसें भी इन्होंने बंद, ये 1% की पॉलिसीज बन रही हैं और इसलिए 220 बिलियन लोग अजाब में। मगर एक बात याद रखिए, ब्रेक पे जा रहा हूँ, वापस आएंगे। ये अगर हम ज्यादा नीचे से अजाब में रहेंगे तो ऊपर तुम भी सुखी नहीं रहोगे, इसलिए आप भी सोच लेना चाहिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ होंगे डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब, मारूफ मैशदान है, उनसे पूछेंगे कि इस मसाइल के क्या हाल है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारे साथ हैं मारूफ मैशदान जनाब डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर, हम अभी आपसे पहले एक कुछ फिगर्स आज आई हैं जो कि एक और मारूफ मैशदान हैं उनके हवाले से छपी हैं कि इतनी एनर्जी है कि हमें अगले 100 साल के लिए इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और ये किसी USA की एनर्जी की कोई फर्म है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये पॉइंट आउट किया। सवाल मेरा सादा, और भट्टी साहब का भी यही सवाल था कि ये क्या किसी के इल्म में नहीं था कि हम ये $26 बिलियन जो हम एनर्जी पर खर्च करते हैं बचा सकते हैं, बल्कि एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं? वाई, क्या गफलत थी, बदयांती थी, क्या था डॉक्टर साहब? अगर आप फर्ज कर लें कि IPP खोल के अगर बैठे हुए हैं आप और भट्टी साहब दोनों, और मैं कहूं कि भाई मैं यहाँ से अपने ज़मीन से निकालूंगा एनर्जी और उसको इस्तेमाल करूंगा, आप क्या करेंगे? आप तो कहेंगे यार मैं तो डूब गया, बर्बाद हो गया, मैंने तो इतना पैसा लगाया IPPs पे, अपना पावर प्लांट लगाया है, अब आप कहते हैं कि जी हम तो अपनी ज़मीन से निकाल रहे हैं एनर्जी, तो आप चलने देंगे? आप नहीं देंगे चलने। जहाँ पर इतने बड़े तादाद में अगर IPPs हों तो सब अगर इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि सबको खतरा लाक हो जाता है कि ये तो फिर हमारा तो कारोबार बंद हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह बड़े साहिब इल्म हैं और आपसे हम सीखते हैं। मलक साहब जरा फिगर जरा गुस्ताखी बात जल्दी बता दें। मुख्तसर वन लाइनर है जी। वो जो अमेरिकन एजेंसी है वो कह रही है 45 साल पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट है, 45 ईयर्स के लिए हम अपना पेट्रोल निकाल सकते हैं। भट्टी साहब ये कहना चाहते हैं। डॉक्टर साहब गुजारिश है, इस दौरान दर्जनों हुक्मरान आए, क्या कोई को भी ये एहसास नहीं था अगर ये चीजें निकाल लें तो हम 3 मुल्कों को कर्जा दे सकते हैं? ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? चलो एक चोर हो गया, 2 हो गया, 3, और चोर भी नहीं है, सख्त लफ्ज है, क्यों नहीं हो रहा? ये इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी आ जाता है, बहुत कुछ इसमें शामिल हो जाती हैं, तो हुकूमत जरा मजबूर हो जाती है, इतना मैं कह सकता हूँ। नहीं, मजबूर किया है हुकूमत, फिर मुल्ज़म है। अगर एक खाना मैं अपने घर से अपने बच्चों को खिला सकता हूं तो मैं वो चीज़ नहीं उगा रहा अपने गार्डन में और लोगों से भीख मांग रहा हूं, ये मजबूरी क्या है? ये तो जुल्म है। देखे ना, दर्जनों हक में वक्त गए। डॉक्टर साहब बेहतरीन इसका जो है ना, वो पाकिस्तान के जो भी एनर्जी के मिनिस्टर हैं उनसे ये सवाल किया जाए, फिर देखिए वो क्या कहते हैं। आप क्या समझते हैं ये मुमकिन है अगर हुकूमत आज चाहे कि हमने निकालना है यहाँ से, और डॉक्टर इशफाक साहब को कहे कि एडवाइस करे? मैं अपने तजुर्बे से कहता हूँ, मुझे मालूम है बहुत सारी चीज़ें मैं पब्लिकली अब बयान नहीं कर सकता हूँ कि कहाँ से प्रेशर आने लगता है, तो इसलिए हुकूमत मजबूर हो जाती है। लेकिन इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी होती हैं। दूसरा यह कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है ड्रिलिंग के लिए, हमने किसी को बुलाना है कि आए भाई आप ड्रिल करें, चाहे वो ऑन शोर हो चाहे वो ऑफ शोर हो, दूसरे ही आके करेंगे ना, हमारे पास तो रिसोर्सेज। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये सवाल किया था डॉक्टर इकरामुल हक साहब से, खास तौर पर रेकोडेक के हवाले से, उन्होंने गालबन ये इस पे बात भी की हुकूमत से। उनका कहना था कि आज कंपनीज हैं जिन्हें आप बुला सकते हैं, टेंडर दे सकते हैं, आप उनसे एक्सपर्ट्स बुलवा के तो अपने तौर पर मेजर इसका जो लाइन शेयर है वो मुल्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डू यू एग्री सर? देखिए, कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन क्या रेकोडेक का मसला जो अभी अदालत वगैरह में गया था, क्या सारा हल हो गया है? वो
जब एक मसला अगर अभी हल नहीं हुआ है, हल तलब है, तो क्या ऐसे में किसी को लाके आप दे देंगे? अभी आपके घर का एक किराएदार है जिसके साथ अभी कुछ अदालत में चला गया है, वो स्टे ऑर्डर ले लिया है, आप कहेंगे दूसरे को कि आ जाओ भाई, मैं तुम्हें किराए पे घर दे रहा हूँ? डॉक्टर साहब मैं स्टे ऑर्डर वेकेट फिर मैं आऊँगा। डॉक्टर साहब मैं एक कन्फ्यूजन का शिकार हूँ, पूरा पाकिस्तान है कि एकदम पहले खबर आती है, हमारे कुछ जो पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं या एनालिस्ट हैं वो कहते हैं जी नाकाम हो गया, IMF से मुज़ाकरात नाकाम हो गया। फिर आधे घंटे बाद हमारे तरीन साहब का मैसेज आता है नहीं कामयाब है। ये क्या मतलब, ये मतलब हम किस मरज़ का शिकार है? हमें कोई कम्युनिकेशन ही नहीं पता। ये क्या प्रोसेस चलता है मुज़ाकरात का और क्या डिमांड्स होती हैं? क्या छुपाया जा रहा है? नहीं, छुपाया तो नहीं जा रहा है, लेकिन ये है कि मुज़ाकरात जो है टफ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके शराइत इस वक्त ब्रूटल शराइत हैं। इस वक्त IMF जो है ब्रूटल IMF है। उसकी आंखें जो सामने होती है ना, वो पीछे की तरफ चली गई हैं। उसकी वजह क्या है सर? वो वजह क्या है? अरे वॉशिंगटन कंसेंसस आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था, एक एक्सप्लेन भी किया था कि ये कंसेंसस 3 इदारों में है, वर्ल्ड बैंक, IMF एंड यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी। तो अकेला IMF तो फैसला नहीं करेगा ना भाई, उसके साथ कोई और भी तो इदारा है जो फैसला करेगा। तो उस इदारे के साथ आपके ताल्लुकात इस वक्त कितने अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं या कम अच्छे हैं या बहुत बुरे हैं? डॉक्टर साहब इसका कोई अफगानिस्तान से पाकिस्तान की पॉलिसी का भी ताल्लुक है? अगर थोड़ी सी रहनुमाई कर दे इसमें भी। 200% भाई देखें, हम जैसे मुल्कों को, मैंने कहा ना कि पुल फैक्टर होता है और पुश फैक्टर भी होता है। तो हम जैसे मुल्कों को जो स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको नीचे से पाकिस्तान से भी धक्का देने वाले लोग होते हैं IMF की तरफ में, भाई जाओ IMF का, इसके बगैर तो गुजारा नहीं होगा, मुल्क में तबाही मच जाएगी, बर्बादी मच जाएगी, प्राइम मिनिस्टर साहब जाए IMF में। और दूसरा होता है पुल फैक्टर, जो उधर से खींचा जा रहा होता है, लाओ पाकिस्तान को घसीट कर IMF में। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जैसे आपके भी गांव में जो मदरसे होंगे या मस्जिद, तो उसमें गांव के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, अगर किसी ने सबक याद नहीं किया तो मौलवी उसको बहुत मारता है, तो नेक्स्ट डे वो डर से मदरसे में जाता नहीं है। वो कहता है मेरे पेट में दर्द है, माँ को कहता है पेट में दर्द है, सर में दर्द है, मैं तो आज नहीं जाऊंगा। तो मौलवी 4 से 4-5 लड़कों को भेजता है कि उसको ले आओ घर से। तो ये 4-5 लड़के जाते हैं, उसको घर से खींच कर लाते हैं और फिर उसकी फेंटी भी लगती है मदरसे में दोबारा। एग्जैक्टली पाकिस्तान को वो मदरसे का बच्चा तस्वर कर लें। तो वो 4 बच्चे इसका मतलब है 4-5 बंदे 22 करोड़ के मुल्जम हैं बादिउल नजर में, जिन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में आप बयान किया। ये जो मीर जाफर हमें जबरदस्ती वहां भेजते हैं, इतनी मेहनत जो रिसोर्सेज, ये तो नई चीज नहीं है। मैं क्यों बार बार कहता हूं कि जो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं इन लोगों से बचें आप। तो फिर डॉक्टर साहब इसका मतलब है आने वाली हमारी 10 नस्लें भी इससे बुरा वक्त देखेंगी। अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम करे, क्योंकि IMF के पास हमने जाना ही जाना है। वो मजीद शराइत सख्त रखेंगी और हम मजीद मकरूद हो जाएंगे। देखें, जो खुददार कौमें होती हैं वो नहीं जाती हैं। ये हम जैसे मुल्क जाते हैं जिनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट भी होता है, कुछ लोगों के बहुत कुछ फ़ायदे मिलते हैं वजारत ख़जाना में काम करने के, तो जाते हैं और हमें लेके जाया जाता है पीछे से, यहाँ से भी और वहाँ से भी खींचा जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब जरा बताइएगा, ये प्रोसेस कब से शुरू हुआ? ये जो हमें एनस्लेवमेंट हुई हमारी, क्या ये 80 से शुरू होती है? एंड हु वर द मेजर प्लेयर्स? 1988 से शुरू होता है ये। 88 से 1988 से शुरू होता है कि इकोनॉमिक इम्प्लोजन ऑफ पाकिस्तान। डॉक्टर साहब सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जनरल अयूब और जुल्फकार अली भुट्टो भी गए हैं, एम आई राइट? नहीं देखें, वो बहुत ऐसे 1958 में पहली मरतबा हम गए थे, वो बहुत माइनर सा $12,000-13,000। देखें 1988 के बाद हम 18 मरतबा गए हैं और 1988 से पहले 1947 तक हम 4 मरतबा गए। तो ये तो कहानी हमारी परसिस्टेंट कहानी है। ये
ये नहीं है। ये बारिंग 4 इयर्स 2004 से 2008 का जो पीरियड था जिसमें हम IMF से निकले थे, और आप यकीन करें कि वो हमने एक गुनाह कबीरा, जी गुनाह कबीरा किया था हमने, गुनाह कबीरा। एक रहनुमाई फरमाएं, हमेशा हमारा वजीर खजाना बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, गवर्नर स्टेट बैंक बाहर करते हैं, क्या 20-22 करोड़ आवाम इतनी अपाहज है कि इस मुल्क ने एक गवर्नर स्टेट बैंक नहीं पैदा कर सका, एक फिनांस मिनिस्टर नहीं पैदा कर सका, इतनी बड़ी सियासी जमातें, इतने एक्सपर्ट। प्रोग्राम के साथ प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने वाले भी आते हैं। अच्छा, वो एक वज़ारत खजाना में आता है, स्टेट बैंक में तो एक नहीं 2 आ गए हैं, IMF से आए हैं दोनों। तो ना आपके पास वज़ारत खजाना था उस वक्त तक, हफीज शेख के थे जब थे, ना आपके पास स्टेट बैंक इस वक्त मौजूद है, क्योंकि स्टेट बैंक का जो गवर्नर होता है वो IMF के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर भी होता है, तो ही रिपोर्ट्स टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक होना चाहिए, ताकि जो इंडिपेंडेंट का मतलब है गुलाम होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब ये क्या, बस आप स्टेट विद इन द स्टेट, ये गवर्नर जो है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और बड़ा अहम है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। 88 से आपने कहा ये शुरू होता है, परसिस्टेंटली 88 से लेके अब टिल 2018 में ये गवर्नमेंट आती है, आप क्या समझते हैं इन्होंने भी हमें रेस्क्यू नहीं किया? एक नंबर 1, क्या इनके पास कोई रास्ता था? और नंबर 2, वो कितने बड़े मुजरिम हैं जो 88 से लेके अब तक, वो कितने रिस्पॉन्सिबल हैं इस तमाम बर्बादी के, माशी बर्बादी जो हुई है? डॉक्टर साहब, देखिए पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक डिके जो है, ये इशरत हुसैन साहब ने भी अपनी एक किताब में लिखा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी 1990 के दहाई से पहले एक डिफरेंट इकोनॉमी थी और 1990 के बाद एक डिफरेंट इकोनॉमी हुई है। तबाही 90 के दहाई के बाद से शुरू हुई है। तो 90 के दहाई में जो बर्बादी शुरू हुई है वो कहाँ से शुरू हुई है? 88 से शुरू हुई है, जब हम IMF के प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू लीव इट देयर। इंटरेस्टिंग और मालूमात और इंतहाई आप एनलाइटन कर रहे थे, मगर हमें एक क्विक ब्रेक पे जाना है और प्रोग्राम भी खत्म हो रहा है। कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।